गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत आप सभी का माय यूट्यूब चैनल विकास इंस्टीट्यूट आमेर में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में देखे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो आज आप देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या टॉपिक है आज आपका? गैमेटोजेनेसिस। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस है। गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। समझिए आप, जो आपके गैमीट होते हैं, गैमीट क्या हो सकते हैं कि देखिए मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, मेल में होते हैं स्पर्म और फीमेल में होते हैं ओवम। गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, यानी ये कैसे होते हैं? इनमें क्रोमोसोम नंबर ऑफ एगोनिक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अब गैमीट बनने का जो प्रोसेस है ना, वो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन गैमेटोजेनेसिस, तो आप बताएंगे कि गैमीट का बनने का प्रोसेस वो क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्म होता है, देखिए स्पर्म ये कहां बनता है? ये आपके मेल की जो टेस्टिस होती है इसके अकॉर्डिंग बनता है। क्लियर? आप स्पर्म बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल का जो ओवम होता है वो कहां बनता है? ओवेरी में। तो ये क्या कहलाता है? आपके oogenesis। समझ गए? ओवेरी में ओवम का बनना oogenesis, और मेल में टेस्टिस में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज का आपका टॉपिक हो जाता है गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर मैं आपको बारी बारी से दोनों समझाऊं तो समझिए। तो सबसे फर्स्ट आप पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु का निर्माण कैसा होता है। देखिए oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, ये आफ्टर प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था प्रारंभ होने पर स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis बिफोर बर्थिंग, जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि स्पर्म का निर्माण सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स होती है। कौन सी होती है? मेल जर्म सेल्स। ये मेल जर्म सेल्स अगर इमैच्योर कंडीशन में होती है, इमैच्योर यानी अपरिपक्व होती है ना, तो इनको नाम दे दिया जाता है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम सिंगल होता है, ये डिफरेंशिएटेड करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया में। स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोगोनिया में। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? ये स्पर्मेटोगोनिया किस प्रोसेस में होता है? आपके ये स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके किसमें हो जाता है? स्पर्मेटोगोनिया में। अब यहां पर माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके कारण स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, और ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से डिवीजन होता है मियोसिस सेकंड, और सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? स्पर्मेटिड्स में, यानी शुक्राणु पूर्व स्पर्मेटिड्स में, और स्पर्मेटिड्स आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म। समझ गए? स्पर्म का निर्माण कैसे होता है? इस प्रकार से होता है। अभी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं इसको एक बार वापस रिपीट करता हूं। समझिए, मैंने यह बताई थी ये क्या थी? सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स। तो
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ST, चेन वेरी ट्यूब्यूल्स लिख सकता हूँ ना। अब मैंने ये कहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी सेल्स होती है, कुछ बड़ी होती है ना, तो इनको तो क्या बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, और बड़ी वाली को क्या बोलते हैं सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। क्लियर, मेल जर्म सेल्स समझिए, ये मेल जर्म सेल्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये मैं अगर इसका टीएस काट देता हूं तो ये क्या है मेल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोगोनियम में। क्लियर, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाता है। अब स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होकर क्या बना लेता है, स्पर्मेटिसाइड्स बना लेता है। स्पर्मेटिसाइड्स क्या बनाती है, सेकंड स्पर्मेटिसाइड्स, और ये बन जाते हैं स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स, और ये आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्पर्म में। अब स्पर्म स्ट्रक्चर आपको पता है किस प्रकार से प्रोसेस है स्पर्म स्ट्रक्चर का। अब स्पर्म स्ट्रक्चर का प्रोसेस आपको पता है। अब देखिए अगर आपसे पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो आप लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, मेल जर्म से लेकर स्पर्म तक का बनने का प्रोसेस तो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपसे कोई पूछ ले, एमबीबीएस के नीट का जो पेपर लगता है उसमें पूछा गया था स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस ये पूछा गया, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट ये समझते थे कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस ही स्पर्मियोजेनेसिस है, जबकि ये नहीं है। इसका मतलब होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, और मेल जर्म से लेकर स्पर्म तक का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। हो सकता है कि आपको सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर भी लगते हो, लेकिन इनमें डिफरेंशिएटेड है। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेल्स होती हैं जो आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेल जर्म सेल्स में, सॉरी मेल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाती है स्पर्म में। ये कब होता है, एट प्यूबर्टी, जब यौवन अवस्था प्रारंभ होती है। जब यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तो ये स्टेप हो जाता है। जब कोई मेल अपने टेस्टिस से स्पर्म रिलीज करता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस प्रकार की। तो अगर मैं आपको एक रफली आइडिया में स्ट्रक्चर बता दूं, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर, देखिए स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ये होता है जो आपके कहलाता है हेड, ये होता है आपके नेक, ये आपके मिडिल पीस, और ये आपके क्या होता है चेयर। क्लियर, यहां पर आपके क्या होता है एक्रोसोम, ये आपके क्या होता है न्यूक्लियस, यहां पर क्या होता है आपके सेंट्रियोल, और यहां पर क्या होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आपके इस प्रकार से ये एक स्पर्म स्ट्रक्चर होती है। इसकी रफली में बात करूं तो एक्रोसोम में एक्रोसिन और हाइड्रोडिनेज स्पर्मिन लाइसिन होता है, जो क्या करता है एंटी फर्टिलाइजेशन करता है, जो ओवम की जोना पेलिस्टिका को ब्रेक डाउन करता है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, प्रोटीन, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेंट्रियोल होते हैं जो क्या करते हैं क्लीवेज और स्पिंडल फाइबर्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। या माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या करता है एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होते हैं एनर्जी बनती है। इसके बाद में टेल क्या स्विमिंग या तैरने में या मोबिलिटी में हेल्प करता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में और बताऊं तो वन टाइम में जो टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होते हैं ना, उनका नंबर होता है 200, 300, 200 से 300 मिलियन में, समझ रहे हैं मिलियन में होता है। तो इसमें 60% जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं नॉर्मल साइज एंड शेप के होते हैं, नॉर्मल साइज एंड शेप, और जो 40% होते हैं वो क्या होते हैं हाईली मोटिलिटी होते हैं, मोटिलिटी तेज गति से गमन करने वाले होते हैं। तो कॉम्पिटिशन कितने होता है 40% में, बाकी डेस्ट्रॉय कितने हो जाते हैं आपके 60%। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है एल्कलाइन नेचर का होता है। इसका जो पीएच होता है वो आपके मोस्टली 4% 4 पीएच के समथिंग होता है। तो इस प्रकार से स्पर्म के बारे में आप समझते हैं। क्लियर, अब मैं इसके आगे कंट्रोल ऑफ स्पर्म हार्मोन की बात करता हूं, समझिए। यहां से आप वापस से थोड़ा सा देखिए कंट्रोल ऑफ स्पर्म हार्मोन्स क्या होता है।
किसको कौन कैसे क्या कंट्रोल करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंट्रोल ऑफ स्पर्म हार्मोन। देखिए यहां पर एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड नाम सुनी होगी आपने, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जस्ट अपर लेवल पे पाई जाती है। ये हार्मोन को कंट्रोल करता है जिसका नाम होता है GnRH। GnRH को पूरा नाम पूछा गया है 2017 के RBSC बोर्ड पेपर में। GnRH का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझिए, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको कौन कंट्रोल करता है? एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये 2 टाइप्स के हार्मोन को सीक्रेट करती है। फर्स्ट होता है FSH और एक होता है LH। देखिए FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर। और LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है अपना फंक्शन? एक सेल्स होती है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स पे फंक्शन करता है जो क्या करती है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, क्लियर। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये वर्क करती है लीडिंग सेल्स पे। लीडिंग सेल समझते हैं, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के बीच में जो पाई जाती थी। और ये एक हार्मोन को सीक्रेट करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? मेल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मेल कैरेक्टरिस्टिक, मेल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? वॉइस का लाउडली होना, बोन्स का स्ट्रेंथी होना, मजबूत होना, इस प्रकार से चाल डालकर बियर्ड आना, मूछें आना, मस्टर्ड आना, दाढ़ी मूछ का आना, तो टेस्टोस्टेरोन और एक एंड्रोजन भी होता है। तो ये कंट्रोल होता है। कई बार पूछा जाता है कि FSH, LH, GnRH इनको कौन कंट्रोल करता है? तो हार्मोन मेल का ऐसे कंट्रोल होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपकी कौन सा टॉपिक था? स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लियर। आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस और कंट्रोल ऑफ स्पर्म हार्मोन। इसके साथ ही मैं एक और बताऊंगा, oogenesis। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं oogenesis का प्रोसेस बताऊंगा। देखिए oogenesis क्या होता है? oogenesis यानी अंडाणु का निर्माण। oogenesis समझने से पहले ये समझिए कि oogenesis स्टार्ट कहां होता है। तो जो ओवम होता है, ओवम वो कहां बनता है? ओवेरी में। और ओवेरी फीमेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्लियर। तो ये स्टार्ट ओवम होता है ना, तो 20 वीक्स होते हैं जब फीटस मां के यूट्रस में डेवलप्ड होता है। और 20 वीक्स तो होता है ना, तो उसकी ओवेरी के अंदर 6 to 7 जो मिलियन है वो क्या बन जाते हैं? ओवम बनने लग जाते हैं, क्लियर, फीटस के अंदर। समझिए बिफोर बर्थिंग, ये भी समझिए आप, बिफोर बर्थिंग जन्म से पहले मां के गर्भ में अगर कोई बेबी या गर्ल डेवलप्ड हो रही होती है और जब वो 20 वीक्स यानी 5 to 6 मंथ्स के मिड में होती है, तो उसकी ओवेरी में 6 to 7 मिलियन क्या होते हैं? oogonia होते हैं। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? oogonia। अब ये oogonia क्या होते हैं? जब बर्थ होता है तो ये oogonia डेस्ट्रोयोकेर क्या हो जाते हैं? 2 मिलियन रह जाते हैं। कितने? केवल 2 मिलियन ही oogonia रह जाते हैं। अब एट प्यूबर्टी टाइम यानी 13 to 14 ईयर्स, जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है
तो उसकी ओवेरी के अंदर सिर्फ 2 मिलियन में से डिस्ट्रॉय होकर 60,000 टू 80,000 ऊगोनियम क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। क्लियर। और इसके बाद में एंजिसाइटी में केवल 400 ही पूरी लाइफ में, फुल्ली लाइफ एंजिसाइटी में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता है और हर एक टाइम पीरियड के दौरान, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एक ओवरी से निकलता रहता है। तो ये जो ओवरी में बनते हैं इनको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। क्लियर। और यदि ये टाइम पीरियड के दौरान ओवरी से बाहर आते हैं तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी oocyte। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी कई बार याद रखने की बात। तो देखिए ये बनते कैसे हैं, मैं आपको ओवरी की स्ट्रक्चर ही बता देता हूं कि ये डेवलप्ड कैसे होते हैं। आप इसे टीएस ऑफ ओवरी भी कह सकते हैं, आप इसे oogenesis भी कह सकते हैं। तो ये एक ओवेरी की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, ओवेरी की। ओवेरी में मोस्टली 3 लेयर्स होती है। देखिए सबसे आउटर जो लेयर होती है इसका नाम होता है आपके विसरल पेरिटोनियम। क्या नाम होता है आपके, विसरल पेरिटोनियम। और इसके मिड में और होती है इस प्रकार की लेयर, उसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोल दिया जाता है, जर्मिनल एपिथेलियम। सेकंड नंबर की होती है जर्मिनल एपिथेलियम। और थर्ड होती है, लास्ट और इनर मोस्ट होती है, उसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या बोल दिया जाता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो यहां पर जो मिड वाला पार्ट होता है, ये जो वाला पार्ट होता है मिड में, इसको नाम दे दिया जाता है आपके मेड्यूला। क्या नाम दे दिया जाता है, मेड्यूला, मध्यांश। और इसके जो साइड में, पेरिफेरी की साइड में है ना, जो परिधि की ओर है, इसको नाम दे दिया जाता है आपके कोर्टेक्स। क्या नाम दे दिया जाता है, कोर्टेक्स। आपको मैं यहां बता देता हूं इसको क्या नाम दे दिया जाता है, कोर्टेक्स, जो साइड में यहां पर। देखिए इसके मिड में लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स कई प्रकार की प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण इस ओवेरी को क्या मिलता है, इसको ब्लड सर्कुलेटेड होता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओवेरी के अंदर टाइम पीरियड के जो दौरान, जो मान लीजिए किसी के टाइम पीरियड आता है तो उसकी जो ओवेरी में चेंजेस होते हैं और किस प्रकार से ब्लीडिंग होती है, उसमें जो ओवेरी से बाहर निकलता है, तो वो देखिए कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है। मैंने आपको बता दिया था प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ मल्टी न्यूक्लिएटेड एक लेयर होती है, जिसको नाम दे दिया जाता है प्राइमरी फोलिकल। क्या नाम दे दिया जाता है, प्राइमरी फोलिकल। इस प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फोलिकल, तो अब ये जो गैप बन जाता है ना, इसको नाम दे दिया जाता है एंट्रम, यानी गुहा, कैविटी। इसके बाद में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फोलिकल ये मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाती है। आप प्राइमरी फोलिकल के चारों ओर एक और लेयर बन जाती है, जिसको नाम दे दिया जाता है आपके थीका लेयर। थीका लेयर, ये थीका लेयर क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल, बाहर जो होती है एक्सटर्नल, और एक होती है इंटरनल। अब देखिए टाइम पीरियड जैसे ही 14 डेज पर आता है, तो 14 डेज पर आता है तो ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये इन सभी को छोड़कर यहां से क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है, यानी आप कह सकते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के दौरान। तो ये बाहर निकलता है ना, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, सेकेंडरी oocyte। और यहां पर इनको क्या नाम दे दिया जाता है, कार्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम, क्लियर। इसके चारों तरफ एक और हार्डनेस वाली परत होती है, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, जोना पेल्यूसिडा। क्लियर।
और यहाँ पर एक उंगली जैसी संरचना होती है जिसको नाम दे दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। इस प्रकार से ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। तो ओवेरी में ये डेवलप्ड होता है। तो आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।